हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। नंदिनी जो अभी भी वॉशरूम में खड़ी हुई थी और ख़ुद को मिरर में ही देख रही थी, उसका दिल अभी भी बहुत तेज़ धड़क रहा था कि तभी वो खुद को संभालते हुए अपने फेस पर वही ओल्ड कंट्रोल वापस ले आती है और फिर वो खुद से ही कहती है, नंदिनी तुम्हें प्रोफेशनल रहना है और यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। और वो यह कहते हुए वॉशरूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर की तरफ आ जाती है। बाहर वही ऑफिस था, वही डेस्क, वही आवाज़ें, लेकिन नंदिनी जानती थी उसके अंदर आज कुछ हिल रहा है। और वो जितना खुद को समझा रही थी कि वो पास्ट पीछे छोड़ चुकी है, उतना ही उसके बढ़ते कदमों के साथ वो साफ हो रहा था कि कुछ जख्म सिर्फ बोलने से नहीं बढ़ते। वहीं दूसरी साइड अनन्या, जो अपने काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी, उसकी लैपटॉप की स्क्रीन पर फाइल्स खुली हुई थी, नोट्स बिखरे हुए थे और उसके दिमाग में सिर्फ एक डेडलाइन चल रही थी कि तभी जतिन उसकी डेस्क के पास आकर रुकता है और वो बहुत ही कैजुअली पूछता है, 1 मिनट मिलेगा? अनन्या जैसे ही ये सुनती है, वो अपनी नज़रें उठाकर जतिन को देखने लगती है और फिर कहती है, हाँ बोलो। तभी जतिन एक फ़ाइल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए, इस रिपोर्ट में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मुझे लगा तुम बेटर समझ पाओगी। अनन्या जतिन की बात सुनकर अपनी चेयर को थोड़ा पीछे खिसकाती है और वो, देखो यहाँ पे तुम्हें नंबर्स ठीक से डालने हैं, बस इंटरप्शन गलत है। और वो उसे बहुत कामली समझाने लगती है और इनकी काम की बातों के बीच बीच में इनकी बातें खुद से ही हल्की होती चली गई। तभी जतिन, अनन्या तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो? तभी अनन्या बिना देखे ही जवाब देने लगती है, क्योंकि काम सीरियस होता है और मुझे मेरा काम सबसे प्यारा है। जतिन जैसे ही ये सुनता है वो हंस पड़ता है और फिर कहता है, ये भी ठीक है। और ये दोनों ही काम की बातें करते करते कभी हंसने पड़ते, तो कभी कभी सिली मिस्टेक पर, तो कभी किसी पुराने ऑफिस इंसिडेंट पर। अनन्या का हंसना बहुत ही रेयर था, लेकिन वो जब भी हंसती थी, सामने वाला एकदम सहज हो जाता था। वहीं थोड़ी दूर पर ग्लास केबिन के अंदर से मीरा, जो ये सब देख रही थी, पहले बस एक नज़र वो इन पर डालती है और फिर दूसरी, और फिर उसकी नज़र इन्हीं पर टिक जाती है। अनन्या जो आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन आज वो बहुत खुलकर हंस रही थी और उसके सामने जतिन खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मीरा खुद को समझाने लगती है कि शायद काम की बात पर हंस रहे होंगे, लेकिन उसका दिल इतनी आसानी से वो बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बस देखती रही जतिन का अनन्या से थोड़ा झुककर बात करना और अनन्या का बिना किसी ध्यान के बार बार पेन घुमाना और बीच बीच में वो हल्की सी उसकी स्माइल। तभी मीरा अपने मन में ही कहती है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मीरा के सीने में एक अजीब सी चुभन हो रही थी। मीरा की ये कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन ये कुछ तो था जो नॉर्मल नहीं था। और वो बस खुद को दिलासा देने लगती है, ऑफिस है, लोग बात तो करते ही हैं। लेकिन फिर भी उसकी नज़र बार बार उसी डेस्क की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक अनन्या अपना फेस ऊपर कर कर मीरा की तरफ देखने लगती है। एक पल के लिए ही दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं और उसी वक्त अनन्या की स्माइल अपने आप ही गायब होने लगती है। जतिन भी पीछे मुड़कर देखता है और फिर पोलाइटली एक कदम पीछे हट जाता है। मीरा को जैसे ही अजीब लगता है, वो भी अपनी नज़रें
पीछे हटा लेती है और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर फोकस करने की पूरी कोशिश करने लगती है। मीरा ने आज महसूस किया, ये सिर्फ जेलसी नहीं थी, ये वो एहसास था जो तब आता है जब किसी की मौजूदगी आपके लिए मायने रखती है। और मीरा को ये बात अभी अभी समझ आने लगी थी। मीरा, जो अब लैपटॉप की स्क्रीन को बहुत घूर कर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान नंबर्स पर था ही नहीं। उसे एक अजीब सा गुस्सा आ रहा था जिससे वो पूरी तरह से अनजान थी। और वो खुद को शांत करने के लिए एक बहुत गहरी सांस लेती है, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि वो कौन है। और वो ना चाहते हुए भी अपनी चेयर से उठते हुए उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। और जैसे वो बटन प्रेस करती है, उसकी आवाज़ बिल्कुल मेजर्ड थी और वो कहती है, अनन्या, मेरे कैबिन में आओ। बस इतना ही। इसमें ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स था और ना ही कोई सॉफ्टनेस। अनन्या को यहाँ पर बहुत अजीब लगता है। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड भी हो जाती है कि शायद उससे कोई मिस्टेक हो गई है। अनन्या अब अपनी नज़रें डेस्क से हटाती है। उसे आज मीरा में कुछ बदला हुआ लगा और वो जतिन की तरफ देखते हुए कहती है, जतिन, मैं अभी आती हूँ। और वो इतना कहकर एक फ़ाइल उठाकर केबिन की तरफ चली जाती है। और जैसे ही अनन्या के अंदर जाने के बाद क्लास डोर बंद होता है, मीरा, जो अपनी चेयर पर सीधी बैठी हुई थी, अपने हैंड्स को फोल्ड किए हुए, और वो बिना देखे ही अनन्या से कहती है, बैठो। अनन्या, जो मीरा का इंस्ट्रक्शन लेकर चुपचाप बैठ जाती है। अनन्या को आदत थी शुरू से ही मीरा के क्वाइट नेचर की, लेकिन मीरा की आज ये चुप्पी अनन्या को ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तभी मीरा, रिपोर्ट्स रेडी हैं? वहीं अनन्या फाइल को आगे बढ़ाते हुए, हाँ, मैंने नंबर्स डबल चेक। तभी मीरा अनन्या को बीच में ही रोकते हुए, फ़ाइन, उसकी ज़रूरत नहीं है। अनन्या ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है, कल की मीटिंग्स के पॉइंट। तभी मीरा फिर से बीच में ही, तुम मेल कर देना और नो डिस्कशन। अनन्या जैसे ही ये सुनती है, वो धीरे से पूछने लगती है, कुछ इशू है क्या? वही मीरा, जो पहली बार अपनी नज़रें उठाकर, मीरा की आंखों में बहुत गहराई थी और वो अनन्या को देखते हुए कहती है, नहीं, कोई इशू नहीं, बस प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना ज़रूरी है। अनन्या के कानों में जैसे ये लाइन पड़ती है, वो उसको चुभ सी जाती है और फिर वो कहती है, मैं प्रोफेशनल ही हूँ। उसने ये बात बहुत ही शांत लहजे में कही। तभी मीरा तुरंत ही, आई नो, इसलिए ही कह रही हूँ। और फिर दोनों के बीच एक साइलेंस आ जाता है और वो साइलेंस इतना गहरा था कि अनन्या को अपनी ही सांसें सुनाई देने लगती है। तभी मीरा एक फ़ाइल बंद करते हुए, तुम जा सकती हो। अनन्या ये सुनकर एक पल के लिए भी देरी नहीं करती और वहाँ से तुरंत खड़ी हो जाती है। लेकिन जाते हुए वो एक पल के लिए रुक जाती है। शायद अभी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मीरा की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाती और बस इतना कहकर ओके वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही केबिन का डोर बंद होता है, मीरा अपनी चेयर के बैक से टिक जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ख़ुद से ही कहती है, ये सही है, डिस्टेंस रखना ही बेटर है। लेकिन उसका दिल इस बात की भी उसे इजाज़त नहीं देता। वहीं कैबिन के बाहर अनन्या कॉरिडोर में कुछ सेकंड तो खड़ी रहती है और फिर वो खुद से ही पूछने लगती है, मैं क्या गलत किया है कुछ, जो मैम
इस तरह से बिहेव कर रही है। और वह यह सोचते हुए अपनी डेस्क के पास वापस लौट जाती है। वहीं जतिन जो उसी की तरफ देख रहा था और वो पूछने लगता है, अनन्या सब ठीक है? तभी अनन्या, हाँ, लेकिन उसकी आवाज़ में वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। मीरा ये सब भी ग्लास वॉल के उस पार से देख रही थी। अनन्या का वो कहीं खोए रहना, उसकी वो गायब मुस्कान और उसका वो उतरा हुआ चेहरा। और अनन्या को ऐसा देखकर मीरा को एहसास होता है कि ये डिस्टेंस उसे अब बहुत अकेला कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टी के बाद आरव हमेशा की तरह सीधे ऑफिस आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। शोल्डर थकान की वजह से थोड़े झुके हुए और आँखों में वो भारीपन। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें अनन्या पर पड़ती हैं, उसके कदम अपने आप ही तेज़ हो जाते हैं और वो बिना कुछ बोले सीधा अनन्या की चेयर के पास आकर खड़ा हो जाता है। अनन्या जैसे ही आरव को अपने पास खड़े होता हुआ देखती है, वो तुरंत ही स्क्रीन पर से नज़र हटाकर, आरव आ गई? अनन्या की आवाज़ आरव को देखकर खुद ही सॉफ्ट हो जाती है। तभी आरव, हाँ, और वो ये कहते हुए अपने बैग को नीचे रखने लगता है और फिर अनन्या से कहता है, आज स्कूल में मैम ने बोला फंक्शन है। अनन्या जैसे ही ये सुनती है, वो अपनी चेयर घुमाकर उसके सामने कर लेती है और फिर कहती है, अच्छा, कौन सा फंक्शन? तभी आरव थोड़े हिचकते हुए कहता है, एनुअल डे। वही अनन्या ये सुनकर बस एक स्माइल करने लगती है और फिर कहती है, फिर तो तुम कुछ परफॉर्म भी करोगे ना? आरव ये सुनकर पहले तो कुछ नहीं कहता और फिर बहुत धीरे से बोलता है, डांस। ये शब्द आरव के लिए आसान नहीं थे, लेकिन अनन्या उसका अब कंफर्ट जोन बन चुकी थी। वहीं अनन्या आरव को इस तरह से देखकर वो ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाती। वो बस ऐसे रिएक्ट करती है जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो और फिर कहती है, डांस, ये तो अच्छा है। तो आरव, आप कौन सा सॉन्ग चूज़ कर रहे हो? तभी आरव थोड़ा खुश होते हुए, अभी नहीं पता। वहीं अनन्या अपना लैपटॉप बंद करते हुए, चलो फिर ठीक है, फिर हम खुद से चूज़ करते हैं। आरव जैसे ही ये सुनता है, वो अपनी मासूम सी नज़रों से अनन्या की तरफ देखने लगता है, थोड़ा सरप्राइज़ लेकिन थोड़ा रिलीफ भी। और फिर कहता है, सच? तभी अनन्या, हाँ सच, तुम्हारा डांस, तुम्हारा सॉन्ग सब हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा फ़नी होना चाहिए। और वो अब आरव के लेवल पर झुकते हुए, आरव, तुम्हें हाथी पसंद है ना? आरव जैसे ही ये सुनता है, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है और फिर वो कहता है, बेबी हाथी। तभी अनन्या अपना फ़ोन निकालकर कुछ सर्च करने लगती है और फिर अपनी स्क्रीन को आरव की तरफ घुमा देती है और उससे कहती है, ये देखो, छोटा हाथी वाला सॉन्ग। अनन्या के फ़ोन की स्क्रीन पर एक हाथी वाला कार्टून एक सॉन्ग पर नाच रहा था। आरव जैसे ही फ़ोन को देखता है, उसकी नज़रें वहीं टिक जाती हैं और उसने बहुत ही हल्की सी स्माइल देता है और फिर कहता है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। तभी अनन्या, परफेक्ट। और फिर वो अपने फ़ोन को टेबल पर रख देती है और ख़ुद अपनी चेयर से खड़े होकर आरव को धीरे धीरे कुछ स्टेप्स दिखाने लगती है
उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, ना कोई ज़्यादा आवाज़। और फिर अनन्या कहती है, बस ऐसे जैसे हाथी चल रहा हो और थोड़ा सा जंप। आरव पहले तो अनन्या को देखता रहता है, लेकिन फिर बहुत धीरे से अनन्या को देखकर एक छोटा सा स्टेप लेता है। अनन्या आरव को इस तरह से करता देख ना तो ताली बजाती है और ना कोई शोर करती है, वो बस स्माइल करने लगती है और फिर कहती है, बिल्कुल ठीक। आरव जैसे ही अनन्या को थोड़ा खुश होते हुए देखता है, वो यही स्टेप दोबारा से रिपीट करने लगता है, लेकिन इस बार उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है। वहीं थोड़ी दूर पर क्लास कैबिन के अंदर से मीरा जो ये सब देख रही थी। आरव जो आमतौर पर सबसे अलग रहता था, आज किसी के साथ बिना डरे खुल रहा था। और वो कोई टीचर नहीं था, कोई थेरेपिस्ट नहीं था, वो बस एक लड़की थी, और वो अनन्या। वही मीरा जो अनजाने में ही अपने दोनों होठों को आपस में दबा लेती है और फिर वो अपने मन में सोचते हुए, आरव का ये छोटा सा डांस, पर उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। वहीं बाहर आरव जो अब डांस स्टेप सीख रहा था, और वो अचानक ही रुककर अनन्या से कहता है, तुम भी रहोगी ना फंक्शन में? अनन्या जैसे ही सुनती है, वो बिना सोचे एकदम से आरव को जवाब देने लगती है, हाँ आरव, मैं भी रहूँगी। आरव ये सुनकर बस अपना सिर हिला देता है, और बस इतना ही। लेकिन उस एक हाँ ने उसके अंदर कुछ थोड़ा सा और सुरक्षित कर दिया था। और मीरा जो ये सब देखते हुए ये समझने की कोशिश में लगी थी कि अनन्या सिर्फ आदत की मदद नहीं कर रही, वो उसकी दुनिया का हिस्सा बनता जा रही है। वहीं शाम के वक्त ऑफिस से निकलते वक्त आरव ने अपने आप ही अनन्या का हाथ पकड़ लिया था। वो अनन्या से कुछ नहीं कहता, बस उसके साथ चलने लगता है, जैसे उसे पता हो कि आज उसे सीधे घर नहीं जाना। वहीं अनन्या चलते चलते आरव से पूछने लगती है, पार्क? आरव ये सुनकर बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। आरव की बस एक यही जिद थी, बहुत छोटी सी, बिना किसी शोर के। और जैसे ये पार्क में एंटर करते हैं, पार्क की हल्की ठंडी हवा और बच्चों की आवाज़ें मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रही थी। स्लाइड, स्विंग्स, दौड़ते हुए बच्चे और बेंचेस पर बैठे हुए पेरेंट्स, सब कुछ एक ही साथ था। वहीं आरव जैसे वो पार्क में पहुंचता है, वो अपना बैग उतार कर और बिना इधर उधर देखे स्लाइड की तरफ चला जाता है। वहीं अनन्या जो वहीं लगी बेंच पर बैठ जाती है और बस आरव को देखती रहती है। आरव जो अब स्लाइड कर रहा था, उसकी नज़र उसी बच्ची पर पड़ जाती है जो उसे कल पार्क में मिली थी, और वो कोई और नहीं, श्रुति थी। श्रुति ने आज एक छोटा सा फ्रॉक और बालों में 2 पॉलीटेन और अपने हाथ में कुछ बैलून्स लिए हुए थे, और वो बिल्कुल बेफिक्र होकर इधर उधर खेल रही थी। आरव ने जैसे ही उसे देखा, वो उसके पास चला जाता है, बस वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है बिना उसे कुछ कहे। वहीं जैसे ही श्रुति उसे देखती है, वो मुस्कुराते हुए, हाय आरव, तुम आज भी आए हो? आरव श्रुति को कोई जवाब नहीं देता, वो बस उसके बैलून्स की तरफ इशारा करने लगता है। श्रुति जैसे ही वो देखती है, वो बैलून्स आरव की तरफ बढ़ाते हुए, लो,
तभी आरव अपना हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन फिर अचानक ही रुक जाता है और उसी पल थोड़ी दूरी से एक आवाज़ आती है, श्रुति। श्रुति जैसे ही अपना नाम सुनती है वो पलटकर उधर दौड़ पड़ती है और जैसे ही श्रुति उनके पास जाती है वो श्रुति को अपनी गोद में उठाते हुए कहती हैं, श्रुति ज़्यादा दूर मत जाया करो। तभी श्रुति हंसते हुए आरव की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो भी खेल रहा है। तभी नेहा, जो पहले तो आरव को देखती है और फिर अनन्या को, अनन्या जो पास ही खड़ी हुई थी, तभी वो बहुत सॉफ्टली आरव आरव जो अपना नाम सुनकर श्रुति की मॉम की तरफ देखने लगता है। आरव की नज़रें बस नेहा पर टिक जाती हैं। तभी नेहा आरव से कहती है, आरव तुम भी यहीं खेल रहे हो? आरव जो अपना सिर झुकाकर हाँ में जवाब देता है। वहीं नेहा अनन्या की तरफ आकर बच्चे पार्क में मिल ही जाते हैं और अपनी दुनिया भी बना लेते हैं। अनन्या ये सुनकर सहमति से अपना सिर हिलाती है और फिर कहती है, हाँ, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सीख लेते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं। तभी श्रुति नेहा की गोद से नीचे उतरने लगती है और फिर वो आरव के पास आ जाती है, लेकिन इस बार उसने खुद आरव का हाथ पकड़ा, लेकिन आरव अपना हाथ पीछे नहीं करता। वहीं अनन्या जो ये सब दूर खड़े देख रही थी, आरव का श्रुति के साथ इतनी सहजता से खड़े होना उसके लिए ये बिल्कुल नया था। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। वहीं थोड़ी देर बाद नेहा श्रुति को आवाज़ें देने लगती है, श्रुति घर चलते हैं। श्रुति ये सुनकर पहले तो मुंह बनाने लगती है और फिर कहती है, मम्मा बस थोड़ी देर और, मुझे आरव के साथ और खेलना है। तभी नेहा, नहीं श्रुति, अब काफ़ी टाइम हो गया है, घर चलते हैं। तभी नेहा आरव की तरफ देखते हुए, आरव कल फिर मिलेंगे। वहीं श्रुति आरव को देखते हुए उसको अब उदास मन से बाय कहने लगती है। बाय आरव। और वो नेहा के साथ पार्क से बाहर निकल जाती है। आरव जो वहीं खड़े होकर मानो कुछ सोच रहा हो, तभी अनन्या उसके पास जाती है और फिर पूछती है, आरव अच्छा लगा? तभी आरव बहुत प्यार से, उसकी मॉम अच्छी थी। अनन्या जैसे ही सुनती है वो पहले तो उसकी पीठ थपथपाती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है, हाँ आरव। पार्क की रोशनी अब थोड़ी जलने लगी थी। शाम अब और गहरी हो रही थी। आरव ने अनन्या का हाथ एक बार फिर से पकड़ लिया था, लेकिन इस बार थोड़ा और कसकर, लेकिन बिना कुछ कहे। आज आरव ने सिर्फ पार्क नहीं देखा था, उसने आज एक माँ बेटी का रिश्ता करीब से महसूस किया था। पार्क की उस हलचल के बीच आरव अभी भी स्लाइड के पास खड़ा हुआ था और कुछ देर बाद ये दोनों भी घर आ जाते हैं और थोड़ा वक्त और बीत जाने के बाद डिनर टेबल पर खाना लग चुका था। आरव जो बहुत ही खामोशी के साथ खा रहा था, जैसे हर कोरे के साथ कुछ सोच रहा हो, और वो अचानक ही अपनी स्पून को नीचे रखते हुए बिना इधर उधर देखे सीधा अनन्या की तरफ देखते हुए कहता है, चलो प्रैक्टिस करें। आरव ने ये बहुत ही साधारण सी आवाज़ में कहा था। तभी अनन्या थोड़ा सरप्राइज होते हुए, अभी? तभी आरव अपना सिर हिलाते हुए, डांस। आरव के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी,
बस एक छोटी सी विश थी जो अनन्या साफ महसूस कर पा रही थी। वहीं मीरा जो ये सब सुन रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस अपनी प्लेट में अपनी स्पून को बार बार घुमा रही थी और चुपचाप दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। और जैसे ही इनका डिनर ख़त्म होता है, आरव बिना किसी जल्दबाजी के अनन्या का हाथ पकड़कर हॉल की तरफ ले जाता है और वो फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहीं। अनन्या बस आरव को देखकर स्माइल करने लगती है और अपने दुपट्टे को हटाकर साइड में रख देती है और आरव के सामने आकर बैठ जाती है और फिर बहुत ही सॉफ्टली, अच्छा दिखाओ कौन सा स्टेप। आरव जैसे ही सुनता है वो अपना हाथ उठाकर वही वाला मोटा हाथी वाला स्टेप करके दिखाने लगता है, जहाँ पर हाथों को गोल सा घुमाया जाता है। अनन्या जैसे ही आरव को ये करते हुए देखती है, वो हल्के से उसका हाथ पकड़ के जैसे डर रही हो कि कहीं आरव पीछे न हट जाए, और वो कहती है, नहीं ऐसे नहीं आरव। और वो उसको सही एंगल पर करने लगती है, हाँ बस ऐसे थोड़ा सा इधर। आरव जो अनन्या को देखकर दोबारा से, लेकिन इस बार बेहतर तरीके से करने लगता है। अनन्या जो आरव का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर रही थी, तो वहीं आरव जो डांस करते हुए एक छोटे से जंप करता है। अनन्या जैसे ही देखती है, उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और फिर कहती है, बिल्कुल आरव, तुम कर लोगे। वही मीरा जो खड़े होकर ये सब देख रही थी बिना कुछ कहे, बस दोनों को देख रही थी। आरव का ध्यान, अनन्या का पेशेंस लेवल और दोनों के बीच की वो सहजता जो मीरा फील कर पा रही थी। और उसके होठों के कोने पर अपने आप ही एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। ना ज़्यादा खुशी, ना ज़्यादा दुख, बस एक एहसास। और कुछ ही देर में आरव अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेता है। तभी अनन्या आरव के सर पर अपना हाथ फेरते हुए, आरव अब कल करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें और जनवरी के एंड तक मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। थैंक यू, बाय।